ब्लैक बियर्ड एल्गी और स्टैग हॉर्न एल्गी कोई भी प्लांटेड टैंक हॉबिस्ट के लिए ये एक बुरा सपना है। कोई भी सपने में भी इन दोनों को खुद का टैंक में नहीं देखना चाहेगा। पहले आता हूँ बीबीए, ब्लैक बियर्ड एल्गी या फिर ब्लैक ब्रश एल्गी। इसका जैसा नाम बस वैसा ही दिखता है, एक ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है और जहाँ से उगता है वहाँ से एक गुच्छ की तरह आता है, मतलब यहाँ से एक गुच्छ वहाँ से एक गुच्छ ऐसा आता है। और ये ज़्यादातर ड्रिफ्टवुड, स्टोन या फिर स्लो ग्रोइंग प्लांट्स जैसे कि एनोबियास, जावा फर्न, उन प्लांट्स का लीफ में आता है। और ये एल्गी जहाँ से आता है उस जगह को बहुत जम के पकड़ के रहता है, इसीलिए इसको निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। अब क्यों आता है बीबीए? पहला वजह है CO2। अगर आपका टैंक में CO2 कम है या फिर CO2 एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, मतलब ऐसे फ्लक्चुएट होता है, मतलब अगर आप CO2 रेगुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका टैंक में बीबीए आ सकता है। अगर आप टैंक ठीक से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, पानी चेंज नहीं करेंगे, फिल्टर साफ़ नहीं करेंगे तो आपका टैंक में एमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और फॉस्फेट ये सब बढ़ जाएगा, उसके वजह से भी बीबीए आ सकता है। अब अगर आपका टैंक में आयरन ज़्यादा है, हम रेड प्लांट्स ग्रो कराने के लिए अलग से आयरन एज अ फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तब उसके वजह से भी बीबीए आएगा। अब अगर आपका टैंक में फ्लो बहुत कम है तब आपका टैंक में जितना सारा CO2 है या फिर न्यूट्रिएंट्स है वो टैंक की हर कोना में ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, और जिस जिस जगह पे वो पहुंच नहीं पाएगा वहाँ पे बीबीए आएगा। अब आपका फिल्टर का आउटलेट या फिर सम्प जहाँ पे फ्लो बहुत ही ज़्यादा रहता है वहाँ पे भी बीबीए आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है और CO2 कम रहता है। अब अगर आपका टैंक में लाइट ज़्यादा है तो उसके वजह से भी बीबीए आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉलबाइटस का जो लीफ एकदम सरफेस के पास है उसमें बीबीए है, ठीक उसके नीचे जावा फर्न का लीफ देखिए उसमें उतना बीबीए नहीं है, और उसके नीचे जो ये बॉलबाइटस का लीव्स है उसमें भी उतना बीबीए नहीं है। ये ड्रिफ्टवुड भी एकदम पानी के सरफेस के पास है और इसमें भी देखिए वो जो ब्राउन डॉट डॉट है वो सब बीबीए है। अब बीबीए को हम निकालेंगे कैसे? देखिए पहले जितना हो सके हम मैनुअली एल्गे को निकाल देंगे। अगर ड्रिफ्टवुड या फिर स्टोन पे हुआ है तो जितना हो सके हम किसी भी स्क्रैपर से रगड़ रगड़ के निकाल देंगे। और अगर एनोबियास या फिर जावा फर्न के लीफ में हुआ है, अगर लीफ में इतना ज़्यादा एल्गे हो गया है कि लीफ को हम बचा नहीं पाएंगे तब लीफ को हम काट देंगे। अब हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स जैसे कि सीकेम फ्लरिस एक्सेल या फिर ग्लूटाराल्डेट या फिर किसी भी ब्रांड का लिक्विड कार्बन हम यूज़ कर सकते हैं। उस केमिकल को हम एक सीरीज में ले लेंगे और फिर जहाँ जहाँ हमारा एल्गे है वहाँ पे हम स्पॉट ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लिक्विड कार्बन या फिर ग्लूटाराल्डेट यूज़ करेंगे, अगर उससे एल्गे नहीं जाता है तब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक सीरिंज में लेके स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, या फिर एक पेंट ब्रश या फिर कुछ रुई में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके उसको जहाँ पे एल्गी है वहाँ पे हम डाल देंगे। मानो कि आपका एक ड्रिफ्टवुड या फिर स्टोन में एल्गे है तो उसको हम टैंक से निकालेंगे और फिर उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा देंगे। अब मानो कि आपका ड्रिफ्टवुड ऐसा पोजीशन में है कि उसको हम टैंक से नहीं निकल पाएंगे, तब हम टैंक का पानी थोड़ा कम कर देंगे ताकि ड्रिफ्टवुड पानी से निकल आए, और फिर हम उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा देंगे जहाँ जहाँ एल्गे है, और फिर इसको 10 से 15 मिनट रख देंगे वैसे ही, और फिर 10-15 मिनट के बाद हम पानी डाल देंगे टैंक में। सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही क्यों, जितना सारा केमिकल है, मतलब लिक्विड कार्बन, ग्लूटाराल्डेट, वो भी अगर हम ऐसे पेंट ब्रश में लेके जहाँ पे एल्गे है वहाँ पे डाल देंगे तो बहुत कम केमिकल हमारे टैंक में जाएगा, जो हमारे टैंक के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो 2 दिन के बाद बीबीए पूरा साफ़ हो गया। असल में केमिकल देने के बाद बीबीए मर गया था और उसके बाद यहाँ पे जितना सारा चेरी श्रिम्प्स है वो मरा हुआ एल्गी को खा लिया। अब आते हैं एल्गे ईटर्स। एल्गे ईटर्स उतना कुछ नहीं है, बस सियामीज़ एल्गे ईटर ही है, वो बीबीए को खाएगा।
लेकिन सियामीज़ एलिगेटर बहुत बड़ा हो जाता है, वो कम से कम 6 इंच तक तो बड़ा हो जाएगा। अब अगर आपका टैंक छोटा है तो सियामीज़ एलिगेटर तो आप नहीं रख पाएंगे। अब सियामीज़ एलिगेटर के अलावा एमोनो श्रिम्प भी है, एमोनो श्रिम्प भी बीबीए खाएगा। अब अगर आप केमिकल डाल दोगे, मतलब ग्लूटाराल्डिहाइड या फिर लिक्विड कार्बन कुछ भी डाल दोगे, तो पहले एल्गे तो लाल हो जाएगा, उसके बाद एल्गे सफ़ेद हो जाएगा, मतलब एल्गे मर रहा है। और जब एल्गे मर जाएगा, मतलब मर रहा होगा, तब दूसरा जितना सारा एल्गेटर्स है वो भी एल्गे को खाने लगेगा। लेकिन जब तक एल्गे ज़िंदा रहेगा तब तक सियामीज़ एलिगेटर और एमोनो श्रिम्प की ही नारा लगेगा, क्योंकि दूसरा जितना सारा एलिगेटर्स है वो ज़िंदा एल्गे को नहीं खाता है। जब एल्गे मर जाएगा तब खाएगा, उसके पहले तो एल्गे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा वो। अब अभी के लिए तो बीबीए चला जाएगा, लेकिन बीबीए लौट के ना आए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पहले टैंक में सही मात्रा से CO2 देना पड़ेगा और एक CO2 ड्रॉप चेकर भी यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हमको यह पता लगे कि हमारा टैंक में CO2 सही है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है। और हमको एक CO2 रेगुलेटर भी यूज़ करना है और उसके साथ एक टाइमर भी यूज़ करना है, ताकि हर रोज़ एक ही मात्रा से CO2 जाए। अगर हम मैनुअली CO2 डालेंगे तो एक दिन ज़्यादा एक दिन कम वो तो ज़रूर होगा और उसके वजह से भी बीबीए आएगा। अब अगर आपके पास लो टेक सेटअप है तो वहाँ पे तो CO2 का कुछ बात नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम लिक्विड कार्बन यूज़ कर सकते हैं। अगर लिक्विड कार्बन से बीबीए नहीं जाता है तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैंक में हम ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डालेंगे। उसके बाद हमको टैंक साफ़ रखना है, पानी चेंज करना है, फ़िल्टर साफ़ रखना है। अब अगर हमारा टैंक में फ़्लो कम है तो फ़्लो को बढ़ाना है। टैंक का हमारा जितना वॉल्यूम है उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा टैंक में फ़्लो होना चाहिए। अगर मानो हमारा टैंक 100 लीटर का है तो हमारा जो टैंक में जो पंप होगा उसका पावर कम से कम 500 या 600 लीटर पर आवर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो अच्छा है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अब अगर हम टैंक में आयरन डाल रहे हैं तो उसका डोज कम करना पड़ेगा। अब अगर आप ये सब सही से कर लेंगे तो बीबीए नहीं आएगा, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी बीबीए आता है तब हमको टैंक का लाइट चेक करना पड़ेगा। अगर लाइट ज़्यादा होगा तो लाइट कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट के लिए भी बीबीए आता है। ये तो रहा बीबीए। अब आता हूँ इस एल्गे सीरीज़ का अंतिम एल्गे, स्टैगहॉर्न एल्गे। अब स्टैगहॉर्न एल्गे दिखता कैसे है? इसका रंग हुबहू बीबीए की तरह होता है, लेकिन दिखने में बीबीए की तरह नहीं होता है। दिखने में इसका एक फिलामेंट होता है और फिर उससे बहुत सारा ब्रांचेस निकलता है। हेयर एल्गे की तरह बस एक फिलामेंट वैसा नहीं होता है, और बीबीए की तरह एक जगह से बस एक गुच्छ आ रहा है वैसा भी नहीं होता है। स्टैगहॉर्न एल्गे का एक मेन फिलामेंट रहता है और फिर वहीं से बहुत सारा ब्रांचेस निकलता है। अब स्टैग डियर करके एक हिरन आता है, उसमें जो नर हिरन होता है उसका सींग की तरह दिखता है हमारा ये एल्गे, इसीलिए इसका नाम है स्टैगहॉर्न एल्गे। अब आखिरकार स्टैगहॉर्न एल्गे क्यों आता है? CO2 पहला वजह है CO2। जैसे कि हम बीबीए में भी देखा था, अगर आपका टैंक में CO2 कम रहेगा तो उसके वजह से स्टैगहॉर्न एल्गे आ सकता है। अब अगर आपका टैंक में अमोनिया नाइट्रेट ज़्यादा है तो उसके वजह से भी स्टैगहॉर्न एल्गे आ सकता है। अब अमोनिया नाइट्रेट कैसे बढ़ेगा? अब मानो कि आप एक नया टैंक सेटअप किए हैं और उसमें आप न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जैसे कि अमेज़न या ट्रॉपिका सॉइल वो सब डाल दिए हैं, तो पहला कुछ हफ्ता के लिए वो सॉइल से ही आपका पानी में अमोनिया नाइट्रेट आएगा और अमोनिया स्पाइक होगा। अब नया टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी उतना सारा नहीं रहता है, तो उसके वजह से भी अमोनिया स्पाइक हो सकता है। अब मानो कि आपका टैंक में कुछ प्लांट्स या फिर मछली मर गया है और आप वो देख नहीं पाए, तो वो टैंक में रह गया और टैंक में वो सड़ रहा है, तब उसके वजह से भी टैंक में अमोनिया स्पाइक हो सकता है। या फिर अगर आप टैंक ठीक से क्लीन नहीं करते हो और आपका टैंक में बायोमीडिया उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके वजह से भी आपका टैंक में अमोनिया नाइट्रेट बढ़ सकता है।
अब अगर आपका टैंक में फ़्लो कम है, जैसे कि हम बीबीए में भी देखा था, अगर टैंक का फ़्लो कम होता है तो टैंक में जितना सारा न्यूट्रिएंट्स है, CO2 है, वो सब टैंक की हर कोना में पहुंच नहीं पाएगा, और जहाँ जहाँ वो नहीं पहुंचेगा वहाँ वहाँ स्टैगहॉर्न एल्गे आएगा। और अगर आपका टैंक में फ़्लो कम रहेगा तो टैंक में जितना सारा कचरा है, जितना सारा डेट्राइटस है, वो फिल्टर में नहीं जा पाएगा। टैंक में कुछ कुछ डेड स्पॉट्स बन जाएगा और वहाँ पे वो कचरा जम जाएगा, और फिर वो जगह तो एमोनिया का खदान बन जाएगा, और फिर उसके वजह से आपका टैंक में स्टैगहॉर्न एल्गे आ सकता है। अब अगर आपका टैंक में आयरन ज़्यादा है, जैसे कि हम बीबीए में भी देखा था, आयरन ज़्यादा होने की वजह से भी स्टैगहॉर्न एल्गे आ सकता है। और अगर आपका टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तब उसके वजह से भी स्टैगहॉर्न एल्गे आ सकता है। अब भाई साहब, हम स्टैगहॉर्न एल्गी को निकालेंगे कैसे? मैनुअली जितना हो सकेगा हमको निकालना पड़ेगा। जो लीव्स स्टैगहॉर्न एल्गी से पूरा भर जाएगा उसको हमको ट्रिम करके फेंकना है। अब स्टैगहॉर्न एल्गी की एक ख़ास बात बताता हूँ, वो ज़्यादा मात्रा में लीव्स के एजेस में होते हैं, बीचों बीच लीव्स के बीचों बीच कम होते हैं। अब अगर आपका लीफ पूरा स्टैगहॉर्न एल्गी से भर जाएगा तो आप ना चाहते हुए भी मजबूरन उस लीफ को ट्रिम करके निकालना पड़ेगा। फिर एक वाटर चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर को ठीक से क्लीन करना पड़ेगा, टैंक में जितना कचरा है सब निकालना पड़ेगा। अब अगर केमिकल्स की बात किया जाए तो हम लिक्विड कार्बन यूज़ कर सकते हैं, मतलब सीकेम फ्लरिस एक्सेल, ग्लूटाराल्डिहाइड, ये हम यूज़ कर सकते हैं। एक सिरिंज में केमिकल को लेके हम स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब केमिकल डालने के बाद एल्गे तो पहले लाल हो जाएगा, उसके बाद सफ़ेद हो जाएगा, उसके बाद एल्गे सड़ जाएगा, या फिर आपका टैंक में जितना सारा एल्गेटर्स है वो सब एल्गे को खा लेगा। अब अगर एल्गेटर्स देखा जाए तो यहाँ पे भी सियामीज एल्गेटर और एमोनोश्रिम्प को छोड़ के कोई भी एल्गेटर जिंदा स्टैगहॉर्न एल्गे को नहीं खाएगा। अब अगर केमिकल से स्टैगहॉर्न एल्गे को मार डालोगे तो फिर जितना सारा एल्गेटर्स है वो सब मरा हुआ एल्गे को खा लेगा, लेकिन जब तक एल्गे ज़िंदा रहेगा तब तक सियामीज एल्गेटर और एमोनोश्रिम्प छोड़ के कोई भी इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। अभी के लिए स्टैगहॉर्न एल्गी तो चला जाएगा, लेकिन स्टैगहॉर्न एल्गी लौट के ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, बीबीए और स्टैगहॉर्न एल्गी लगभग एक ही वजह से आता है, तो इन दोनों को रोकने का तरीका भी एक ही होगा। तो जैसे कि मैं बीबीए में भी बताया था, आपका टैंक में CO2 ठीक ठाक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपका टैंक का फ्लो ज़रूरत से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप टैंक ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते तो टैंक का पानी चेंज कीजिए, टैंक का जो फिल्टर है उसको साफ़ कीजिए। और अगर आपका टैंक में बायोमीडिया ज़रूरत से कम है तो थोड़ा बायोमीडिया डालिए। अगर आप टैंक में हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो कि हम ज़्यादातर हॉबीस्ट नहीं करते हैं, हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, वो मत कीजिए। अब हर एक दिन फर्टिलाइज़र डालिए। हफ्ते में जितना डोज आप देते थे उसको 7 भाग कीजिए और फिर 1 भाग हर एक दिन डोज कीजिए। मतलब मानो कि आप हफ्ते में 20 ml फर्टिलाइज़र डालते हो, वो मत करो। हर एक दिन 3 ml करके फर्टिलाइज़र डालो और फिर एक दिन 2 ml डाल देना। ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालो। ब्रांड का जो रिकमेंडेड डोज होता है उससे कम फर्टिलाइज़र डालो, क्योंकि हर एक ब्रांड का हिसाब से आप टैंक में ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दो और फिर हफ्ते में 2 बार वाटर चेंज करो। और अगर आप उतना वाटर चेंज नहीं कर सकते हो तो ब्रांड का जो रिकमेंडेड डोज है उससे कम फर्टिलाइज़र दो। ये मेरा 470 लीटर का टैंक है और यहाँ पे मैं सीकेम फ्लरिश हफ्ते में 30 ml डालता हूँ, मतलब हर एक दिन 5 ml करके, और फिर एक दिन छुट्टी रहता है। और सीकेम पोटेशियम डालता हूँ। पहले 3 ml देता था, तब मैं देखा कि प्लांट्स को पोटेशियम डिफिशियंसी हो रहा था और फिर वो डोज को मैं बढ़ा के 6 ml कर दिया। अब मैं सीकेम पोटेशियम 6 ml करके देता हूँ, जो कि सीकेम ब्रांड का रिकमेंडेड डोज से बहुत ही कम है। और मैं यहाँ पे नाइट्रेट और फॉस्फेट डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टैंक में बहुत सारा मछली है और मैं उनको हेवी फीडिंग भी देता हूँ, तो वहीं से टैंक में बहुत सारा एमोनिया, नाइट्रेट, फॉस्फेट आ जाता है, तो मैं अलग से नहीं डालता हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, जितना कम हो सके उतना कम डोज से शुरू कीजिए और फिर अपना टैंक को ऑब्जर्व कीजिए, प्लांट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर कुछ डेफिशिएंसी आता है तो उसके हिसाब से डोज को एडजस्ट कर लेना। हर एक टैंक अलग होता है, उसका इकोसिस्टम अलग होता है, उसका डिमांड अलग होता है, तो हर एक टैंक के लिए वैसा कुछ फिक्स डोज
नहीं हो सकता है। और फिर आपका टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी स्टैगहॉर्न एल्गे आ सकता है। और अगर आप ये सब ठीक ठाक से कर लोगे तो स्टैगहॉर्न एल्गे नहीं आएगा। जो एल्गे हमारे टैंक में ज़्यादातर पाए जाते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो हमारा एल्गे फिक्स सीरीज़ यहीं पे होता है ख़त्म। इस सीरीज़ को इतना दूर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है और थोड़ा सा मदद भी मिला है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।